हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं कोस्ट का MTP 1 Jan 26 के लिए। बहुत सिंपल MTP है, कुछ इसमें खास नहीं था, बहुत सिंपल था। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों ने कर लिया होगा। इसका जो फर्स्ट केस सिनेरियो है वो दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग पर। इन्होंने बताया कि सेल प्राइस हमारा 150 है और वेरिएबल कॉस्ट रेशो 67% है। 150 का 67%, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनकी है 100.5 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है इनका 49.5 एंड पीवी रेशो इनका हो गया 33%। ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई हम ये सैनिटाइजर वगैरह बनाते हैं, वो बनाते रहे, फिर कोविड में एकदम से डिमांड आई, तो 25 साल के बाद हमें पहली बार लॉस हुआ 85,000 का। तो इस साल इनको लॉस हुआ है 85। ठीक है जी। अब इन्होंने अपना मार्केटिंग वगैरह वाला बदला और कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम 19,500 यूनिट्स को बेच पाए, जो 30% पिछले साल से ज़्यादा थी। तो 19,500 बेची हैं आपने जो पिछले साल से ज़्यादा थी। मान लो पिछले साल एक्स थी, तो 0.3x, यानी 1.3x आपने इस साल बेची है। तो लास्ट ईयर आपने कितनी बेची है, अगर वो निकालना है तो 1.3 से डिवाइड कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15,000 यूनिट। तो हमने लास्ट ईयर 15,000 यूनिट बेची थी। ये हमारे पास सिनेरियो आ गया। 150 रुपये सेल प्राइस था हमारा और 67% हमारा वीसी रेशो, 33% पीवी रेशो आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट शुरू हो गई कि फिक्स्ड कॉस्ट बताइए। तो पिछले साल हमारे पास 85,000 का हमें लॉस हुआ है, तो आपके पास में फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। अब 15,000 यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन ले लो आप, 49.5, और यहाँ पर प्रॉफिट की जगह है -85,000। यहाँ पर आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू जो भी आएगा सामने ले जाकर जोड़ देंगे। तो 15,000 मल्टीप्लाई 49.5 प्लस 85,000, ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट निकल गई 827,500। बिल्कुल सिंपल, ये आ गई जी 827,500। दूसरा कह रहे हैं इस साल का एमओएस कितना है। तो इस साल का एमओएस निकालना है, तो आपकी जो टोटल सेल है इस बार 19,500 है, बीपी निकाल लो। तो बीपी है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशो। यहाँ पर अमाउंट में दिया हुआ है इसलिए मैं अमाउंट में कर रहा हूँ, यूनिट में दिया होता तो यूनिट में करते। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास आई है 827,500 डिवाइडेड बाई पीवी रेशो है 33%। ये आ गया 250,756। ये हमारा बीपी आ गया। टोटल सेल कितनी है आपकी? 19,500 इंटू 150 रुपए, ये आ गया 2,90,25,000 टोटल सेल। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास एमओएस आ जाएगा 250,756। ये आ गया 417,424। इन्होंने यहाँ पे निकाल रखा है 417,300। तो हमारा एक्यूरेट आंसर है, आपका भी यही आया होगा। इन्होंने ये यहाँ पर राउंड ऑफ कर रखा है, तो 417,424 इसका एक्यूरेट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर 160 कमाना चाहते हैं तो हमें कितनी सेल इंक्रीज करनी पड़ेगी करंट ईयर के कंपैरिजन में। तो फिक्स्ड कॉस्ट 827,500 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशो। तो 827,500 प्लस 160 डिवाइड बाई पीवी रेशो 33%। हमें सेल चाहिए 29,92,424 और इस ईयर की सेल है हमारी 29,25,000। डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, 29,25,000, और इसको इन्होंने परसेंटेज में दिया है तो डिवाइड बाई 29,25,000। परसेंटेज में आ गया ये 2.305% सेल बढ़ानी पड़ेगी। तो 2.307 ये इन्होंने ले लिया। हम सब कुछ एक्यूरेट निकाल रहे हैं, इन्होंने हर जगह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करके फिर राउंड ऑफ किया हुआ है, तो दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं करंट ईयर में अगर सेल प्राइस को हम 25% बढ़ा दें तो सेल प्राइस आपका हो जाएगा 150 प्लस 25%। 150 प्लस 25%, 187.5। वेरिएबल कॉस्ट आपकी पर यूनिट जो थी वो वही रहेगी, वो थी आपकी 100.5, और आपके पास अब बचेगा 87 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है। करेंट डिमांड रिड्यूस कर दें 9% से, तो अभी आपकी 19,500 है, इसमें से 9% कम कर दो, 19,500 माइनस 9%,
ये हो जाएगी 17,745। तो फिर आपका नया एमओएस कितना होगा? तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास 17,745 यूनिट की सेल है 187.5 से। हमारी टोटल सेल है 33,27,188। ओके, इसका एक हिस्सा बीपी बनेगा, एक हिस्सा एमओएस बनेगा। बीपी एमओएस, बीपी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 827,500 और डिवाइडेड बाई, मैं कर देता हूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 87, 827,500 डिवाइडेड बाई 87, ये हो गया 9511.49 यूनिट। सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करो इसको 187.5, ये आ गया जी 17,83,405। ये हमारे पास आ गया आपका नया बीईपी। और इसका अगर मैं वैसे निकालूं पीवी रेशो, तो 87 डिवाइडेड बाई 187.5, इसका नया पीवी रेशियो है 46.4%। इससे भी निकाल सकते हैं। तो 8,27,500 डिवाइडेड बाई 46.4%, ये 17,83,405 आ जाएगा। बची हुई जो सेल है वो हमारी एमओएस बन जाएगी। तो 33,27,188 माइनस 17,83,405, एमओएस आ गया 15,43,783, 15,43,687 इन्होंने निकाल दिया। इसके बाद में कह रहे हैं कि बीईपी परसेंटेज में और वैल्यू ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर की वैल्यू तो हमने बीईपी की पहले ही निकाल ली थी। बीईपी हमने निकाला था यहाँ पर 25,07576, 25,07576 यहाँ पे मैच कर जाएगा। उसकी परसेंटेज टोटल सेल से निकालनी पड़ेगी। टोटल सेल थी आपकी 292,500, तो 25,07576 डिवाइडेड बाई 29,25,000, ये आगे 85.73, 85.75। तो आप जो एक्यूरेट आंसर निकालेंगे वो थोड़े थोड़े से डिफर करेंगे, लेकिन वो दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आ गया हमारे पास आपका फिक्स्ड कॉस्ट 827,500, दूसरा बीपी आ गया, यूनिट में निकाल लिया, एमओएस निकाल लिया 417,300, हमारा 414 आया था लास्ट में। इसके बाद में इनके आ गया परसेंटेज इंक्रीज 2.307, फोर्थ में इनके पास आ गया एमओएस 1543, और फिर लास्ट में बीपी इनके पास आ गया आपका 25,07,700, हमारा कुछ लास्ट में अलग फिगर्स हैं, और 85.75 आ रहा है हमारा, इनका 73 आ रहा है। ठीक है जी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बजट का, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि हम आपको कुछ सेल्स क्वांटिटी और सेल प्राइस बता रहे हैं सितंबर के लिए। ठीक है, इनके पास ये 4 प्रोडक्ट हैं, क्लासिक टी, आइस टी, हर्बल इन्फ्यूजन एंड स्पार्कलिंग टी। ये 4 प्रोडक्ट दे दिए, इनकी सेल क्वांटिटी और सेल प्राइस हमारे पास गिवन है। कह रहे हैं अब हमें अक्टूबर से दिसंबर के लिए बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अक्टूबर से दिसंबर में कंपनी में कुछ चेंज होने वाले हैं, वो क्या क्या चेंज हैं। फर्स्ट, क्लासिक टी की डिमांड 50% हर महीने बढ़ती चली जाएगी। तो अभी 140 है, तो अगले महीने 50% बढ़ाकर 2,10,000 यूनिट बिकेंगी। फिर 50% बढ़ाकर 3,15,000 यूनिट बिकेंगी। फिर 50% बढ़ाकर 472,500 यूनिट बिकेंगी। इस तरह से 50-50% बढ़ेगा। आइस टी की कह रहे हैं डिमांड 30% हर महीने गिरती चली जाएगी, डिक्रीज होगी। तो आइस टी है 340, 30% कम हुआ 238, फिर 30% कम हुआ 166,600, फिर 30% कम हुआ 116,620। इस तरह से आइस टी की सेल आती जाएगी। कह रहे हैं हर्बल इन्फ्यूजन 20% गिरेगा अक्टूबर में, उसके बाद के लिए कुछ नहीं बोला, बाकी में तो ईच मंथ बोला था। ठीक है जी, तो एक ही बार 20% अक्टूबर में गिरेगा, तो 4,20,000 है, इसको 20% गिरा दो 336, फिर ये 336 ही चलता रहेगा, 336, 336। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं कि लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से जो स्पार्कलिंग टी है वो 60,000 हम बनाएंगे अक्टूबर में, 50,000 नवंबर में और 30,000 दिसंबर में बनाएंगे। तो खुद ही दे दिया इन्होंने स्पार्कलिंग टी का कि कितना कितना बिकेगा। तो हमारे पास सबकी सेल निकल कर आ गई कि कितनी यूनिट बिकेंगी। इसके बाद कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक सितंबर से दिसंबर। तो क्लोजिंग स्टॉक अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का आ गया। जो सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है,
अब हमसे कह रहे हैं कि आपको अब बताना है कि कितना प्रोडक्शन क्लासिक टी का करना पड़ेगा, कितना आइस टी का करना पड़ेगा, कितना हर्बल इन्फ्यूजन का करना पड़ेगा, कितना स्पार्कलिंग टी का करना पड़ेगा अगले 3 महीने के लिए। तो सिंपल सा प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। प्रोडक्शन बजट हमारे पास सिंपल है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और आपके पास यूनिट्स निकल कर आ जाएंगी। और मैच कर लीजिए जो जो मैच हो रहा है। तो 6, 7, 8, 9 यही है। इसके बाद 10th में इन्होंने पूछा कि आपको बताना है टोटल सेल वैल्यू क्लासिक टी और आइस टी की कितनी होगी दिसंबर के लिए। तो आइस टी और क्लासिक टी, तो क्लासिक टी और आई टी की, क्लासिक टी और आइस टी, क्लासिक टी और आइस टी की दिसंबर, ये दिसंबर है इसका। तो ये यूनिट हमारे पास निकली हुई है। इसे मैं 20 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे मैं 40 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा। कंबाइंड सेल आ जाएगी 472 500 इंटू 20 रुपीज एंड 116,620 इंटू 40 रुपीज। ये मेरे पास आ गई 1,41,14,800। ये इनकी कंबाइंड निकल कर आ गई। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। ये आ गया 1,41,00,000। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था। आगे कह रहे हैं 11th एमसीक्यू। अब एक एक सेपरेट एमसीक्यू आता जाएगा। अ कंपनी ऑब्जर्व दैट कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरी 300 एंड 500 पर वीक। तो मिनिमम हो गई 300, मैक्सिमम हो गई 900। ओके, एवरेज निकालोगे तो आपका आ गया 600। लीड टाइम 3 से 7 वीक है। तो ये मिनिमम लीड टाइम हो गया, ये मैक्सिमम लीड टाइम हो गया। ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी आर ओ क्यू 2000 यूनिट है। कह रहे हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताओ। तो मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम। तो आर ओ एल कैसे निकलेगा? आर ओ एल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन है 900, मैक्सिमम लीड टाइम है 7, तो 900 और 7 6300। आर ओ क्यू है 2000, मिनिमम लीड टाइम और मिनिमम कंजम्पशन अब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिनिमम 300 एंड 3 वीक। 900 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 6300 प्लस 2000 माइनस 900, ये आ गया जी 7400। 7400 ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ऑफ अ प्रोडक्ट इज 12 रुपीज दैट इज 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर आवर। तो एक यूनिट पर 6 घंटे काम होता है और 2 रुपए का रेट है 1 घंटे का। कह रहे हैं एक सर्टेन मंथ में हमने 2400 आवर्स काम किया है, 5800 रुपीज लगे हैं और 450 यूनिट बनाई है। ओवरहेड एक्सपेंडिचर और ओवरहेड एफिशिएंसी बैलेंस निकालना चाहते हैं। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला ए एच एस आर माइनस ए एच ए आर। एक्चुअल आवर्स हैं आपके 2400, स्टैंडर्ड रेट था 2, और आपके पास एक्चुअल आर एक्चुअल रेट से गए हैं 5800 रुपीज। तो ये हो गया 4800 माइनस 5800, 1000 एडवर्स। इसके बाद एफिशिएंसी का फॉर्मूला एस एच एस आर माइनस ए एच एस आर। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे? 450 यूनिट, हर यूनिट पे 6 घंटे। 450 यूनिट 6 घंटे, 2700 आवर्स हो गए हमारे एस एच। 2700 आवर्स 2 रुपए से एक्चुअल में लगे हैं 2400 आवर्स 2 रुपए से। तो ये हो गया 600 फेवरेबल। तो 1000 एडवर्स एंड 600 फेवरेबल, ये आ गया बी। अगला क्वेश्चन है 4000 किलोग्राम रॉ मटेरियल एक प्रोसेस में इनपुट किया है। नॉर्मल लॉस 6% है, एक्चुअल प्रोडक्शन 3700 है। एबनॉर्मल लॉस होता ना है। तो देखिए 4000 किलोग्राम का इनपुट है, माइनस करेंगे 6% नॉर्मल लॉस, तो ये हो गया 240, और 4000 में से 6% गया, 3760 का आउटपुट आना चाहिए। ये हमारे पास आउटपुट होना चाहिए। हमारा एक्चुअल आउटपुट है 3700। तो 60 किलोग्राम जो कम हुआ है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, 60 किलोग्राम। 14th, मार्केट डिमांड पर मंथ 600 यूनिट है। सेटअप कॉस्ट यदि 120, मैन्युफैक्चरिंग 30 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, तो कैरिंग कॉस्ट हो गई इसकी 3 रुपए पर एनम। ओके, इसकी एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई 7200 यूनिट्स। कह रहे हैं ईबीक्यू बताओ। तो √2, एनुअल डिमांड है 7200, सेटअप कॉस्ट है 120, कैरिंग कॉस्ट 3, 2 इंटू 7200 इंटू 120 डिवाइड बाई 3 √, ये आ गई थी 758.95। 758.95 यूनिट हमारा ईबीक्यू निकल आया। ओके। 15th,
हाल से इनकम निकालनी है। हाल से में हमें चाहिए ए एच इंटू आर प्लस 50% एस एच माइनस ए एच मल्टीप्लाई बाई आर। तो टाइम टेकन 6 घंटे है, रेट 60 रुपये है, प्लस 50%। टाइम अलाउड कितना है? 8 घंटे। 8 घंटे दिए थे, 6 घंटे में काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये हो गया 420 रुपये। 420 हमारे पास निकल कर आ गया। ये एमसीक्यू वाला पार्ट खत्म, बिल्कुल सिंपल था, कोई भी टेक्निकल पॉइंट नहीं है। इसके आगे भी पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं, किसी में कोई टेक्निकल पॉइंट मुझे नजर नहीं आया, बहुत सिंपल था। फर्स्ट, एज्यूमिंग अ मैन ऑफ 8 आवर्स, अ मैंडे इज 8 आवर्स। 8 घंटे का एक दिन मानकर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक दिन में 8 घंटे के वर्कर काम करेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर मैन डे। एक दिन की लेबर कॉस्ट निकालनी है। यहां पर इसमें डेटा दिया है, आपको पूरे महीने में 25 दिन मिलते हैं 8 घंटे के, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर अमेनिटीज पे दे दिए, लीव सैलरी दे दी, डीएनएस अलाउंस और बेसिक दे दिया। तो हम एक दिन के हिसाब से सीधा निकालते चले जाते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। महीने में 25 दिन काम होगा, ये ध्यान रखना है। तो बेसिक सैलरी एक दिन की 80 रुपये है, ठीक है जी, बेसिक हो गई 80 रुपये। डियरनेस अलाउंस 80 पैसे एवरी पॉइंट ओवर 100 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर वर्किंग क्लास। करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 785 पॉइंट। तो आपको 80 पैसे मिलेंगे 100 पॉइंट से ऊपर आप जितना भी जाओगे। तो 100 से ऊपर कितना जा रहे हो आप? 685 पॉइंट्स। तो 685 पॉइंट के आपको 80 पैसे मिल जाएंगे। तो 685 पॉइंट के 80 पैसे आपको मिल गए 548। 685 मल्टीप्लाई 0.8, 548 मिल गए। इस क्वेश्चन के अंदर अब यहाँ पर एरर है। एरर ये है कि डियरनेस अलाउंस के आगे इन्होंने ये नहीं लिखा कि पर डे या पर मंथ है। देखो बेसिक सैलरी के आगे तो लिखा है, इसमें नहीं लिखा। तो यहाँ पर ये है एरर। यहाँ लिखा होना चाहिए कि डियरनेस अलाउंस आप पर मंथ बता रहे हो या पर डे। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया पर मंथ, ये सॉल्यूशन से पता चल रहा है। तो ये इसके अंदर मिसिंग है, ये लिखा होना चाहिए, गलती है। ओके, तो 25 दिन का है ये, तो एक दिन का कितना होगा? तो एक दिन का हो गया 21.92, ये आ गया जी डीए 21.92। इसके बाद में लीव सैलरी फर्स्ट और सेकंड, बेसिक और डीए का 10% है। तो बेसिक और डीए को जोड़िए, ये हो गया 101.92। इसका 10% लीव सैलरी है, तो 10.192 ये आ गई, ठीक है जी। ये हो गया 112.112। इसके बाद कह रहे हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का देखना है 10%, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के टोटल का देखना है। यानी वैसे तो हम बेसिक और डीए पे देते हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया बेसिक, डीए और लीव सैलरी तीनों को जोड़ के देना है। तो ठीक है, हम तीनों को जोड़ के दे देंगे। तो 10% और 2.5% में एक साथ 12.5% जोड़ देता हूँ। यहाँ पर आ गया जी 12.5% एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 12.5% हो गया ये 14.014। ये हो गया टोटल 126.126। इसके बाद में एक्सपेंडिचर और अमेनिटीज कह दिया 30 रुपए हर किसी पे खर्च किए जाएंगे एक महीने में, यानी 25 दिन में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मंथ क्लियर था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डीएनएस अलाउंस में मिसिंग था, ये गलती थी। तो 30 रुपए 25 दिन में, यानी एक दिन के हो गए 1.2 एक्सपेंडिचर अमेनिटीज के। और जी ये जोड़कर हो गया 127.326 पर डे। हमारा खर्चा 127.326 आ गया। हमारा खर्चा आ गया 127.32। ओके जी, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एमटीपी है, बहुत ही लड्डू एकदम, बहुत आसान। कह रहे हैं कंपनी यूज हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम एंड अप्लाइज ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट। तो प्री डिटरमाइंड रिकवरी रेट से निकाल रहे हैं, ठीक है जी। आगे इन्होंने कहानी बताई कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 21,32,000 डेबिट हुए हैं, यानी ये हो गए कितना खर्चा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड, अप्लाइड यानी रिकवर कितने हुए वो दे दिया, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स और सीओजीएस की वैल्यू दे दी। कह रहे हैं आपको ओवर अंडर रिकवरी निकालनी है। तो ओवर अंडर रिकवरी बिल्कुल सिंपल है, एक्चुअल खर्चा है 21 लाख और रिकवर्ड खर्चा है 18 लाख, दोनों का डिफरेंस ले लिए। 21,32,720 माइनस 18,92,520। हमारी अंडर रिकवरी हो गई भैया 2,40,000
200, एक बार फिर से चेक कर लूँ, 2132720 माइनस 1829520, 3032 हमारी अंडर रिकवरी आ गई 303200। ये अंडर रिकवरी निकल गई। पॉइंट नंबर 1, कह रहे हैं ट्रीटमेंट बताओ ओवर अंडर रिकवरी का जो आपने करा है। तो कुछ नहीं, इसको कॉस्टिंग पी एंड एल में ले जाओ, बात खत्म हो गई, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। तो अंडर रिकवरी आ गई 303200, ट्रीटमेंट क्या करना है, इसको कॉस्टिंग पी एंड एल में ले जाइए। फिर ये बोले दूसरा तरीका आप सप्लीमेंट्री रेटिव लगाना चाहो लगा सकते हैं, हम क्यों बताएंगे उसको, हमसे पूछा है क्या ट्रीटमेंट करना है, कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो। अगर आपको कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोला जाता, यहाँ बोलते कि ओवरहेड आप सप्लीमेंट्री रेट से लगाओ, तो हम निकाल के दिखाते। तो सप्लीमेंट्री रेट में जितनी भी अंडर रिकवरी होती है वो WIP फिनिश गुड्स और COGS में चली जाती है। तो अगर वैल्यू में दिया हो तो इनकी सबकी वैल्यू निकाल दो, 707400 प्लस 1153660 प्लस 4202940, इनकी वैल्यू आ गई 64,000। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री रेट निकलेगा 303200 की अंडर रिकवरी है जो 60 लाख के सामान पर डिस्ट्रीब्यूट होनी है। 303200 डिवाइडेड बाई 60 लाख 64,000, तो ये आ गया 0.05। तो हर 1 रुपए पे 5 पैसे आपको अंडर रिकवरी लगानी है। तो जैसे 7 लाख है, 5% इसका, 5% इसका और 5% इनका, इनमें अंडर रिकवरी जोड़ दी जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं क्रीमी डिलाइट इज इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर्ड मिल्क चीज एंड क्लैरिफाइड चीज। बहुत ही नॉर्मल और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का है। कह रहे हैं फ्लेवर्ड मिल्क बनाते हैं, चीज बनाते हैं और क्लैरिफाइड चीज बनाते हैं, चीज ऑयल। इट परचेज मिल्क क्रीम, ये रॉ मटेरियल हो गया, एंड सब्जेक्ट इट टू अ चर्निंग प्रोसेस अंटिल इट सेपरेट इनटू फ्लेवर्ड मिल्क एंड चीज। तो पहली प्रोसेस है, उससे हमारे दो प्रोडक्ट निकल जाते हैं, एक फ्लेवर्ड मिल्क और दूसरा चीज। ठीक है, कह रहे हैं जनवरी में कंपनी ने 50 किलो लीटर, 1 किलो लीटर या 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, तो 50,000 किलोग्राम या किलो लीटर क्रीम परचेज करी है जो 100 रुपए की है 100 ml। 100 ml का मतलब है 1 लीटर, तो ये है 50,000 लीटर। तो 1 लीटर 100 रुपए की है, तो 50,000 लीटर कितने की होगी, तो रॉ मटेरियल हमारे पास हो गया 50 लाख रुपए का। 50,000 लीटर 100 रुपए का 1 लीटर। ओके, कह रहे हैं कन्वर्जन कॉस्ट लगी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कन्वर्जन कॉस्ट लग गई स्प्लिट ऑफ तक, तो इनकी जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो हो गई 51 लाख। ओके, कह रहे हैं इसके बाद हमारे पास फ्लेवर्ड मिल्क और चीज बनकर तैयार हो गए। फिर चीज को हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं क्लैरिफाइड चीज ऑयल में, तो जो चीज है उसे क्लैरिफाइड चीज ऑयल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस हो जाएगा। आगे प्रोडक्शन और सेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फ्लेवर्ड मिल्क ऊपर दिया है प्रोडक्शन 20 किलो टन, ये किलो लीटर या टन, किलो लीटर ओब्लिक टन है, तो 28 किलो लीटर या टन बना है, तो बेसिकली ये 28,000 लीटर या किलोग्राम है। फिर चीज हो गया यही 20 और ये हो गया 16। सेल क्वांटिटी इतनी ही है। फ्लेवर्ड मिल्क जो बना 28,000 किलो या लीटर, उसको 30 रुपए के रेट से बेच दिया। चीज को हमने नहीं बेचा, चीज को हमने इसका मतलब क्लैरिफाइड चीज ऑयल में कन्वर्ट किया, फिर उस 16,000 को हमने 480 रुपए के रेट से बेच दिया। कह रहे हैं ओल्ड 20 टन चीज, ये जो चीज था उसे हमने फर्दर प्रोसेस किया है 1,20,000 रुपए लगाकर, जिससे 16 किलो लीटर चीज ऑयल बना दिया। तो चीज से आपने चीज ऑयल बना लिया पूरे को, ठीक है, तो आपका एक ही चीज बिक सकती है कोई, या तो चीज बेच लो या फिर चीज ऑयल बेच लो, और 1,20,000 रुपए इस पर फर्दर कॉस्ट लगाइए, ये फर्दर कॉस्ट लग गई इस पर। ठीक है, कह रहे हैं कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। फर्स्ट आपको बताना है ज्वाइंट कॉस्ट कैसे बटेगी फ्लेवर्ड मिल्क और चीज के बीच में एनआरवी के बेसिस पर। तो एनआरवी के बेसिस पर दोनों की सेल वैल्यू ले लीजिए, फर्दर कॉस्ट माइनस कर दीजिए, जो रेशो आएगा उसमें 51 लाख रुपए बांट दीजिए। यहाँ पर सिर्फ फर्दर प्रोसेस चीज ही हो पाएगा, तो यहाँ पर हमने ले लिया इसको, दोनों की सेल वैल्यू ले ली। फ्लेवर्ड मिल्क तो सीधा 28,000 किलोग्राम आ गया 30 रुपए से, जो चीज है उसको चीज ऑयल करके आप बेचोगे तो उसकी सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग होगी 16,000 किलोलीटर 480 रुपए के रेट से। इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस हो गई, इसको फर्दर प्रोसेस किया ही नहीं है। दोनों की एनआरबी आ गई, इस रेशो में 51 लाख रुपए को बांट दीजिए, ये बट गया थी। इसके बाद में अब क्वेश्चन इसमें सेकंड पार्ट पूछता है कि हमारे पास एक ऑफर आया है कि 20 टन चीज को 360 रुपए पे बेच दो। यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, चीज को क्लैरिफाइड चीज ऑयल में कन्वर्ट करके 480 रुपए में बेच रहे हैं।
तो यहाँ पर 16,000 टन 480 रुपए से बिक रहा है। अब हमारे पास ऑफर आया कि तुम चीज ही दे दो सीधा, कि 20,000 किलोग्राम चीज है और उसको कितने रुपए से खरीद रहा है ये, 360 रुपए से खरीदने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रिवेन्यू कितना आएगा, 72 लाख। यहाँ पर कितना आएगा, 76,80,000। इंक्रीमेंटल रिवेन्यू कितना हुआ, 4.8 लाख। इंक्रीमेंटल खर्चा कितना हो रहा है आपका, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1,20,000। तो 1,20,000 लगा के 4,80,000 मिल रहे हैं। तो हम तो फर्दर प्रोसेस ही करेंगे, हम इसको चीज बनाकर नहीं बेचेंगे, बल्कि हम इसको चीज ऑयल बनाकर ही बेचना पसंद करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। VTR Tech Limited is a precision engineering company that has experienced rapid automation in its production process. The company now manufacture over 80 specialized component. कंपनी है जो 80 अलग अलग कंपोनेंट्स बनाती है। ठीक है जी, using CNC machine and automated system. Despite this shift, VTR still allocate manufacturing overhead using single plant wide overhead recovery rate on machine hour. तो अभी हमारा जो रिकवरी रेट है वो मशीन आर के बेसिस पे चल रहा है, ट्रेडिशनल चल रहा है कि मशीन आर पे निकालो और बात खत्म, फिर इसको एबीसी में कन्वर्ट करवाएंगे। इन द क्वार्टर एंडिंग जून, वीटीआर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट वर एज गिवन बिलो। तो ये 1000 में है सारे। इन्होंने बता दिया मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये हमारे 5 खर्चे हैं टोटल। तो 140, 30, 90, 28 और 42, ये आ गया 330 थाउजेंड। मैंने 1000 आगे ले लिया। तो हमारे टोटल ओवरहेड है 3,30,000 रुपए। अब ड्यूरिंग द क्वार्टर मैनेजमेंट इनिशिएटेड अ रिव्यू ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम एंड कंडक्टेड दैट यूजिंग सिंगल मशीन आर टू रिकवर ऑल ओवरहेड इज नो लॉन्गर मीनिंगफुल। कह रहे मशीन आर के बेसिस पे निकालना मीनिंगफुल नहीं है और कंपनी अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाना चाहती है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने बताया कि हम 4 एक्टिविटीज में इसको बांटेंगे। रिसीविंग रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट, तो एक हमारे पास एक्टिविटी हो गई रिसीविंग। दूसरी एक्टिविटी है सेटअप ऑफ मशीन, दूसरी है सेटअप ऑफ मशीन। इसके बाद में तीसरी है क्वालिटी कंट्रोल चेक, तो एक हो गई इंस्पेक्शन, हो गया ये क्वालिटी कंट्रोल चेक भी लिख सकते हैं। और एक हो गया पैकेज और डिस्पैचिंग, तो ठीक है एक हो गया डिस्पैच करने का काम। ये 4 एक्टिविटी में इन्होंने इसको बांट लिया। ठीक है, कह रहे हैं फॉलोइंग डेटा वाज आल्सो रिकॉर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। टोटल मशीन आर्स यूज 2500। इसके आगे इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया चार्ज एट ₹18 पर आर। यहाँ पर एरर है, ये मिसप्रिंट हो गया, इनसे गलती हो गई, ये एरर है। बेसिकली जो मशीन है, मशीन चलाने के लिए लेबर लगती है। ठीक है, तो मशीन चलाने के लिए जो लेबर लगेगी, मशीन चली है 2500 आवर्स। इसी के साथ में एक मशीन को इसमें इन्हें आगे लिखना था लेबर आवर्स 2500, यानी मशीन को चलाने में एक वर्कर लगेगा, 1 घंटे मशीन चलेगी तो वर्कर का भी 1 घंटा लगेगा। एंड लेबर आवर रेट इज 18 रुपीज पर आवर। ये ऐसे लिखा हुआ होना ही, जहां से क्वेश्चन उठाया गया मुझे पता है वहां पर ये मेंशनड है, तो इनसे गलती हो गई, ये लाइन ही मिस हो गई इनसे बीच में। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बंदा पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, मशीन आर 2500 है और रिकवरी रेट 18 रुपए है। जबकि अगर आप देखें तो हमारे ओवरहेड तो 3,30,000 है, मशीन आर से 2500। तो बताइए मशीन का 1 घंटे का ओवरहेड का रेट कितना हो गया। ओवरहेड का रेट है 132 पर मशीन आर। तो मशीन आर रेट 132 रुपए, 1 घंटा आप काम करोगे तो ओवरहेड 132 रुपए लगेंगे। ये लेबर की कहानी थी। तो ये डायरेक्ट लेबर आर्स हैं जो ये लिखना भूल गए, इसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहा होगा। तो जहां से क्वेश्चन उठाया वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस कर दिया इन्होंने कॉपी पेस्ट करते हुए। आगे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मटेरियल के 1100 कंसाइनमेंट जाएंगे। तो ये जो रिसीविंग है इसका जो खर्चा होगा वो 1100 कंसाइनमेंट्स पर बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली इनके कॉस्ट ड्राइवर आने शुरू हो गए। पूरे क्वार्टर में 950 सेटअप होंगे, 950 सेटअप होंगे, तो जितनी सेटअप कॉस्ट आएगी उसे डिवाइड करेंगे। इसके बाद में 700 इंस्पेक्शन कंडक्ट करेंगे हम, तो 700 इंस्पेक्शन होंगे और 480 कस्टमर्स के ऑर्डर डिस्पैच किए जाएंगे। तो 480 डिस्पैच ऑर्डर हो गए। ठीक है, इससे हमारे पास यहाँ पर निकल आएगा कि एक रिसीविंग का कितना खर्चा है, एक सेटअप का कितना खर्चा है, एक इंस्पेक्शन का कितना खर्चा है और एक डिस्पैच का कितना खर्चा है। ओके, अब यहां पर कह रहे हैं एलोकेशन रेशो, मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का खर्चा
जो मशीन मेंटेनेंस और ऑपरेशन है, ये दोनों खर्चे ये हो गए 1,70,000 रुपए। ठीक है जी, 1,70,000 लिखे मैंने कैलकुलेटर पर। ये 15% तो रिसीविंग पर जाएंगे, 70% सेटअप पे जाएंगे और 15% डिस्पैच पे जाएंगे। ये 3 एक्टिविटीज में बांटना है खर्चा। तो 15% तो रिसीविंग का हो गया, 15% ये हो गया 25,500। सेटअप पर जाएगा 70%, 70% हो गया सेटअप का 1,19,000। इंस्पेक्शन पे कोई खर्चा नहीं बांटा, डिस्पैच पे भी 25,500। ठीक है जी, ये हमारे पास इनका खर्चा मेंटेनेंस और मशीन ऑपरेशन वाला आ गया। ठीक है, अब इसके आगे कह रहे हैं दूसरा, सुपरवाइजर का जो खर्चा है। अब सुपरवाइजर्स पे आ जाओ। सुपरवाइजर का खर्चा है 90,000। कह रहे हैं सुपरवाइजर का जो खर्चा है वो रिसीविंग पर 7.5%, 90,000 है ना। 7.5 रिसीविंग पर, सेटअप पर 70, इंस्पेक्शन पर 15 और 7.5% डिस्पैच पे लेना है आपको। ठीक है जी, तो रिसीविंग पर 7.5%, 6,750। सेटअप पर 70%, 63,000। इंस्पेक्शन पर 7.5%, इंस्पेक्शन पे 15%, ओके, और डिस्पैच पर 7.5%, 15%, ये आ गए 13,500। ठीक है जी, तो मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस कैसे एक्टिविटी में बटेंगे, सुपरवाइजर कैसे बटेंगे वो बताया। उसके बाद भी अभी खर्चे बटे। तो मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई, सुपरवाइजर बच गई, बट गई। अब बचा स्टोर और पैकेजिंग का। तो स्टोर का खर्चा रिसीविंग वाले में चला जाएगा, रिसीविंग से रिलेटेड है मटेरियल की हैंडलिंग से। और डिस्पैच वाला खर्चा डिस्पैच पे चला जाएगा। तो 28,000 और 42,000 और बटेंगे अभी। 28,000 सीधे यहाँ बट गए और 42,000 सीधे यहाँ बट गए। तो अब इनकी कॉस्ट निकाल देंगे हम। 25,500 प्लस 6,750 प्लस 28,000, ये हो गया 60,250 डिवाइडेड बाई 1100। तो एक बार की रिसीविंग के 54.77, 1,19,000 और 63,000, ये हो गए 1,82,000 डिवाइड बाई 950, ये आ गया 191.58 एक सेटअप का खर्चा। 13,500 डिवाइड बाई 700, यहाँ पर आ गया 19.2857, तो 29 कर लो राउंड ऑफ। एक इंस्पेक्शन का खर्चा 25,500, 6,750, 42,000, ये हो गया 74,250। तो एक का खर्चा हो गया 154.69। तो ये हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल कर आ जाएंगे। पहले मैं आपको यहाँ तक दिखाता हूँ। ये यहाँ पर इन्होंने खर्चे बांट दिए मशीन ऑपरेशन के रेशो में, फिर मेंटेनेंस के, सुपरवाइजर के, पैकेजिंग वगैरह के। ये इनकी कॉस्ट निकल कर आ गई 60,000, 60.25,000। ठीक है जी, अगले की आ गई 182, ये आ गई 182। इसकी 13,500 सीधी आ जाएगी और इसकी 74,250 आ गई। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास इनके कॉस्ट ड्राइवर रेट, इसे 1100 कंसाइनमेंट से, इसे सेटअप से, इसे इंस्पेक्शन से इसे डिवाइड किया। 54.77, 191, 19.28। इंस्पेक्शन और डिस्पैच, एक मिनट, 54.77, 191.58, फिर 19.29 और ये 154.69। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल आया। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। कह रहे हैं वीटीआर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट एबीसी ड्यूरिंग द क्वार्टर। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या किया है कि ये टोटल 80 कंपोनेंट बना रहे हैं अलग अलग। ये देखिए, 80 कंपोनेंट्स बना रहे हैं अलग अलग, और इसमें से पूरा पहले क्वार्टर का डेटा दे दिया। फिर इसमें से सिर्फ 3 कंपोनेंट की कॉस्ट निकलवाई है। अदरवाइज अगर ये सिर्फ 3 ही कंपोनेंट बना रहे होते तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने की जरूरत नहीं होती। फिर तो हम जिसने जितनी एक्टिविटी यूज की उस रेशो में खर्चे को बांट देते। यहां पर रेशो में खर्चा नहीं बांट सकते। रीजन बीइंग, आप देखिए जरा, जैसे कंपोनेंट एबीसी हैं, इनके आप लो जैसे मटेरियल कंसाइनमेंट रिसीव 45, 32 और 33 हैं। जरा तीनों को जोड़ के देखो, 45, 32, 33, टोटल 110 हुए। जबकि कंपनी ने 1100 कंसाइनमेंट रिसीव किए हैं। ऐसे ही
अगर सेटअप देखोगे तो मशीन का सेटअप इनके लिए कितना हुआ है, 40 50 60 60, जबकि पूरी कंपनी में 950 सेटअप हुए हैं। तो ये जो ओवरहेड है इनका जो रेट निकलेगा वो तो पूरा कंपनी का निकलेगा। उसके बाद इन तीनों कंपोनेंट ने जो जो चीज इस्तेमाल की है वो यहाँ पर अप्लाई कर दी जाएगी। तो डायरेक्ट मटेरियल आ गया, लो जी। फिर आपके पास में मशीन आर्ट्स आ गए, ठीक है जी। ट्रेडिशनल के अंदर तो आप इसी को सीधे, हमारा रेट निकल कर आया था 132 रुपए। 132 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके ओवरहेड आ जाएंगे, प्लस लेबर आर भी दिखाना है 18 रुपए से हर घंटे का। और एक्टिविटी बेस्ड के अंदर मटेरियल लोगे, ये ओवरहेड वाला पार्ट यहां से हटके एक्टिविटी के बेसिस पर बट जाएगा। यहां से यहां तक इन चारों के कॉस्ट ड्राइवर दे दिए। तो जैसे मटेरियल कंसाइनमेंट का रेट है तो भाई 54.77 पर कंसाइनमेंट है, मल्टीप्लाई करते जाओ, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, यही क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाना है और एबीसी से बनाना है। तो हमारे पास सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से मटेरियल कॉस्ट आ गई, ये आ गई मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट ली है यहाँ पर, मशीन लेबर कॉस्ट लिख दी 18 रुपए 1 घंटे का, ये डायरेक्ट लेबर है बेसिकली, जो लिखने में मिसिंग था वही वाला पॉइंट। फिर मशीन आर्ट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 132 रुपए 1 घंटे का रेट है, तो ये हमारे ओवरहेड आ जाएंगे, ये ओवरहेड आ गए हमारे पास। बस इन तीनों को जोड़ेंगे, टोटल कॉस्ट आ गई, पर यूनिट कॉस्ट निकाल दीजिए। एबीसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एबीसी के अंदर हमारे पास डायरेक्ट लेबर और मटेरियल तो ऐसे कैसे ही आ जाएंगे। इसके बाद में चारों एक्टिविटीज में खर्चा बांटेंगे और टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। उसके बाद इन्होंने कॉस्ट का डिफरेंस निकलवाया कि कॉस्ट कितनी आ रही है। तो ट्रेडिशनल में जो 10 रुपए है वो वैसे 20 रुपए होनी चाहिए, तो ट्रेडिशनल में अंडर कॉस्टेड है। जो 6 है वो 2.56 होनी चाहिए, तो ओवर कॉस्टेड है, ज्यादा लगी हुई है, यहाँ ज्यादा लगी हुई है, यहाँ कम लगी हुई है, और यहाँ पर भी कम लगी हुई है, तो यहाँ भी अंडर कॉस्टेड है। क्वेश्चन खत्म, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। इसके बाद ये थेरेटिकल है कुछ, हाँ जी 3A। यू आर रिक्वायर्ड, you are working as a cost analysis at Tech Mac Limited company that manufacture product by a specialized industrial tool. The company use standard costing, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर दिया है एक यूनिट के लिए। तो एक यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल 15 किलो लगेगा 80 रुपए से, लेबर 5 घंटे लगेगी 120 से, वेरिएबल ओवरहेड 5 घंटे लगेंगे 25 रुपए से, और फिक्स्ड ओवरहेड एक यूनिट पे 300 रुपए लगेंगे। बजटेड आउटपुट 3000 यूनिट है, एक्चुअल आउटपुट 2750 यूनिट है। हमारे लिए एक्चुअल आउटपुट रेलिवेंट होता है। एबनॉर्मल मटेरियल का रोस 400 किलोग्राम है, ये खुद बता दिया, और आइडल टाइम 300 घंटे है, ये बता दिया, ठीक है। वैसे कभी भी एबनॉर्मल लॉस मटेरियल का ये नहीं बताते थे। बेसिकली जब हम यूसेज वेरिएंस लेते हैं तो यूसेज वेरिएंस के अंदर आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। तो यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस वो ऑटोमेटिकली लॉस को कैलकुलेट करता है, यहां पर इन्होंने खुद बता दिया, कोई बात नहीं। अब इन्होंने एक्चुअल कॉस्ट दे दी, कितनी यूनिट की है इसके बारे में कुछ नहीं बताया अभी। कह रहे हैं आपको निकालना है मटेरियल का यूसेज वेरिएंस एडजस्ट फॉर एबनॉर्मल लॉस। कह रहे हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना लेकिन एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट कर देना। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, अच्छा 2750 यूनिट है, 15 किलोग्राम लगना चाहिए, 2750 यूनिट 15 किलोग्राम, तो 4125 किलोग्राम लगना चाहिए 80 रुपए से, ठीक है। यूनिट ऊपर दे दी थी, मैंने नीचे बोला यूनिट नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी जो आपकी लगी है वो कितनी लगी है, एक्चुअल क्वांटिटी लगी है 41,600, तो हम सीधे क्या करते थे यहाँ पर 41,600 किलोग्राम एक्चुअल लगी है, स्टैंडर्ड प्राइस 80 और यूसेज वेरिएंस आ जाता था। इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया एडजस्ट फॉर एबनॉर्मल लॉस, यानी एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करने के बाद निकालना आप। तो 41,600 के अंदर इन्होंने यहाँ बता दिया 400 किलोग्राम का तो एबनॉर्मल लॉस है, तो हम इसे 41,200 लेकर यूसेज वेरिएंस निकालेंगे। यहाँ पर बोला है सिर्फ इसलिए, अदरवाइज हम 41,600 लेते। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, सबसे पहले यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2750 इंटू 15 41250, एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है 41,200, 41,600 में से 400 हटाकर। अगर नहीं लिखा होता एबनॉर्मल एडजस्टेड वाली बात तो हम 41,600 ही लेते, जैसे नॉर्मल था वैसे आ जाता। तो ये हमारा यूसेज वेरिएंस फेवरेबल आ गया, ठीक है जी। दूसरा इसके बाद कह रहा है प्राइस वेरिएंस और फिर कॉस्ट वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस के अंदर
41,600 किलोग्राम खरीदा है, 80 स्टैंडर्ड प्राइस है और 84 एक्चुअल प्राइस है, तो 4 रुपए महंगा खरीदा है। 84 माइनस, सॉरी 80 माइनस 84, तो 4 रुपए 41,600 इंटू 4 रुपए, 166,400 का नुकसान हो गया आपको, महंगा खरीदा है आपने एडवर्ड्स। ये आ गया जी 166,400 एडवर्ड्स। इसके बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी वही आ गई 15 इंटू 2750, 41250, रेट आ गया 80 रुपये, और एक्चुअल में आपको ये पड़ा है 34,94,400 का। ये मैंने सीधी फिगर उठा दी, माइनस 34,94,400, ये आपका माइनस में 194,400 हो गया, यानी एडवर्स हो गया 194,400, 194,400। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में तो मटेरियल यूसेज और प्राइस का टोटल आना चाहिए। तो मटेरियल यूसेज है 4,000 फेवरेबल और प्राइस है 166,400 एडवर्स। तो इसके थ्रू आंसर क्या आना चाहिए? 166,400 और इसमें से 4,000 का फायदा भी है, तो 162,400 एडवर्स आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने मटेरियल यूसेज वेरिएंस को एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करके निकलवाया है। एडजस्ट फॉर एबनॉर्मल लॉस, ये लाइन नहीं लिखी होती तो ये मैच हो जाता, क्योंकि हम फिर वो 400 किलोग्राम की जो हमने डिफरेंस नहीं लिया वो भी ले लेते। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 400 किलोग्राम 80 रुपए से 32,000 रुपए का है। अगर वो भी नुकसान इसमें जुड़ जाता तो ये नुकसान 194,400 एडवर्स हो जाता। तो अगर आपको ये डाउट है कि आखिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यूसेज और प्राइस के बराबर क्यों नहीं आया, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को इन्होंने एडजस्ट करने के बाद कैलकुलेशन की है, जो करनी नहीं चाहिए, पर चलो दिया है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आ जाइए आगे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एक्सक्लूड आइडल टाइम। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में वैसे भी आइडल टाइम नहीं होता। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट रहता है। आइडल टाइम AHW और AH का डिफरेंस रहता है। तो आइडल टाइम अलग निकलता है, एफिशिएंसी अलग निकलता है, फिर रेट एक्चुअल आवर्स जितने भी पेड हैं और स्टैंडर्ड रेट से और एक्चुअल रेट से जो डिफरेंस होता है वो आ जाता है। तो आइडल टाइम तो एक्सक्लूडेड ही होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है डायरेक्ट लेबर आर 14,500 है, और यहाँ पर दिया है कि आइडल टाइम 300 घंटे है। ठीक है, तो पहले एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं। SHSR माइनस AHWSR। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट लेबर 5 घंटे काम करती है, 2750 यूनिट 5 घंटे, और रेट है इनका 120 रुपये। 2750 5 घंटे 120 रुपये, 16,50,000। अब एक्चुअल आवर्स वर्ल्ड यहाँ पर है 14,500 आवर्स, जिसमें 300 घंटे तो आइडल टाइम है, तो काम सिर्फ 14,200 आवर्स ही हुआ होगा। तो 14,200 आवर्स और स्टैंडर्ड रेट है 120, निकाल लीजिए 14,200 इंटू 120, ये आ गया 17 लाख समथिंग, और ये है 1650, 54,000 एडवर्स। 54,000 हमारा एडवर्स आ गया यहाँ पर, ये आ गया एडवर्स। अगला है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस बिल्कुल सिंपल है, AHSR माइनस AHAR। तो एक्चुअल आवर्स हैं 14,500, उसके अंदर आइडल टाइम भी आएगा, स्टैंडर्ड रेट 120, और AHAR की अमाउंट यहाँ से उठा रहा हूँ सीधे 18,12,500। तो ये आ गया 14,500 इंटू 120 माइनस 18,12,500, 72,500 एडवर्स हो गया ये, 72,500 एडवर्स। ठीक है जी। इसके बाद में पूछा है आइडल टाइम वेरिएंस। तो 300 घंटे का आइडल टाइम था, 120 रुपए का रेट है, 36,000 आ गया सीधा सीधा। फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस पूछा है, तो SHSR और AHAR को कर लीजिए, या फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस को जोड़ दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं था। अगला पूछा है इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, ओवरऑल पूछा है सीधा। तो ओवरऑल पूछा है तो बड़ा सिंपल है, यूनिट से भी निकाल सकते हैं और टाइम से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल लीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा।
टाइम से तब निकालना पड़ता है जब एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर पूछे, या ओवरहेड के अंदर, फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर आपसे कैलेंडर कैपेसिटी एफिशिएंसी पूछे, तब हमें टाइम पे जाना पड़ता है, वरना टाइम यूनिट किससे भी निकालिए आपने, जिससे भी निकाला होगा आपको नंबर मिल जाएंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड निकालना है। तो वेरिएबल ओवरहेड एक यूनिट पे 125 और फिक्स है 300। 2750 यूनिट 125, 2750 यूनिट 300, ये हो गया स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। अब एक्चुअल कितने हैं, 362,500 एंड 8,50,000। चेक कर लीजिए फेवरेबल है एडवर्स है। तो 2750 यूनिट 125 से लगे हैं 362,500, 18,750 नेगेटिव हो गए एडवर्स। ये 2750 300 माइनस 8,50,000, ये हो गया 25,000 एडवर्स। तो 18,750 और 25,000 एडवर्स आ गए। ओके जी। इसके बाद में एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, रिकॉन्सिलेशन मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है। तो रिकॉन्सिलेशन मेमोरेंडम अकाउंट के अंदर इन्होंने पहले नेट लॉस दे दिया कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो 3,15,000 रुपए लॉस आ जाएगा डेबिट साइड में। तो डेबिट से स्टार्ट होगा, कॉस्ट का लॉस आ गया, ठीक है जी, ये हो गया जी अकाउंट हमारा। अब जो हमारे पास प्लस वाले आइटम है वो सब यहाँ पर आएंगे, जो माइनस वाले आइटम है यहाँ पर आएंगे, ठीक है जी। मैं प्लस माइनस लगा लेता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है, आपने अगर ओवरहेड आपके अंडर हैं, कम लगे हैं, प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा, उसको माइनस कर दो। एडमिन ओवरहेड ओवर है, ओवर वाला प्लस हो जाएगा। डेप्रीशिएशन फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों का दे दिया, तो 15,000 रुपए ओवर है कॉस्ट में, तो ओवर है तो प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, प्लस हो जाएगी। इनकम टैक्स खर्चा है, माइनस हो जाएगा। ट्रांसफर फीस क्रेडिट है तो इनकम है, प्लस हो जाएगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस खर्चा है, माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन है, तो क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड का आइटम है, बाई साइड का आइटम ज्यादा है यानी इनकम बड़ी है, तो उसको कम कर दो तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लस वाले आइटम है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। मैं अभी इसमें प्लस माइनस कर देता हूँ आपका। अभी मेरी स्टार्टिंग है 3,15,000 से, 3,15,000 रुपये माइनस के, इसमें 8,000 और माइनस किए, 5,000 जोड़े, 15,000 जोड़े, 25,000 जोड़े, 80,000 माइनस किए, 3,000 जोड़े, 5,000 माइनस किए, 10,000 और माइनस किए, माइनस के 370 आ गए। तो जो अकाउंट का लॉस है, फाइनेंशियल अकाउंट का लॉस, वो 3,70,000 आ रहा होगा। तो 3,70,000 अकाउंट का लॉस आ गया, मेमोरेंडम अकाउंट रिकॉन्सिलेशन का बन गया। इसके बाद हमारे पास फोर्थ है प्रोसेस का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। गोल्डन हार्वेस्ट फूड प्राइवेट लिमिटेड इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक हनी ब्लॉक्स। तो ये हनी ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है जी। इट प्रोसेस इन्वॉल्व क्रशिंग ऑफ हनी कॉम्स फॉर नेक्टर एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, हीटिंग of the nectar along with certain natural stabilizer and finally cooling and cutting the solidified of honey into blocks। अच्छा ये पूरी प्रोसेस बता दी क्या क्या करेंगे। The main process of nectar extraction, process 1, is carried out in mechanical crusher, after which the nectar is filtered in boiled in process 2। तो यहाँ पर हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोसेस 1 की दी है, वही बनवाई है। ओके, कह रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग 10 किलोग्राम ऑफ हनी ब्लॉक्स 100 किलोग्राम हनी कॉम्स आर रिक्वायर्ड। ये हो गया रॉ मटेरियल। तो 100 किलोग्राम रॉ मटेरियल इनपुट होगा, फ्रॉम विच ओनली 45 लीटर ऑफ नेक्टर कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो 100 किलोग्राम का इनपुट करोगे तो 45 लीटर आपका निकल कर आएगा। अब लीटर और किलोग्राम में डिफरेंस हो सकता है, तो क्वेश्चन ने यहाँ पर बोल दिया है कि आपको 1 लीटर को 1 किलोग्राम मानना है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 100 किलोग्राम में 45 किलोग्राम निकलेगा, तो 55% आपका नॉर्मल लॉस हो गया। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस की परसेंटेज 55% है। अब क्वेश्चन ने हमें ओपनिंग WIP दे दिया 4500 लीटर का, इसमें हमारे पास मटेरियल लेबर ओवरहेड आ गया, ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये ओवरहेड है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि हमने 1000 किलोग्राम का इनपुट किया है, तो आपने 1000 किलोग्राम का इस बार इनपुट किया है, 55% लॉस होगा, तो यानी 55,000 किलोग्राम तो आपका नॉर्मल लॉस में चला जाएगा। ओके, बचेगा आपका इसमें 45,000 किलोग्राम। तो 45,000 किलोग्राम मतलब लीटर निकलेगा, बेसिकली किलोग्राम जाता है लीटर आता है। 4500 लीटर आपके पास ओपनिंग है, तो आपके पास हो गया 49,500 लीटर टोटल। इसमें से एबनॉर्मल लॉस हो गया 1000 किलोग्राम, 1000 ये गया, बचा 48,500।
क्लोजिंग WIP है 9,000, 9,000 ये चला गया, बचा 39,500। तो 35,900 बन के तैयार होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे बता भी दिया कि 39,500 हमने प्रोसेस 2 में भेज दिया। नहीं बताते तो हम कैलकुलेट कर लेते। ठीक है जी। अब इन्होंने बता दिया कि भाई ये हमारी ओपनिंग WIP का मटेरियल लेबर ओवरहेड है। इस बार हमारा मटेरियल लेबर ओवरहेड इतना लगा है करंट पीरियड का। एबनॉर्मल लॉस इतना हुआ जिसकी परसेंटेज दे दी 100 और 80। क्लोजिंग WIP इसकी परसेंटेज दे दी 100 और 80। इसके बाद में कह रहे हैं एवरेज मेथड आपको लगाना है। तो एवरेज मेथड सबसे सिंपल है, आ जाइए। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाएंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो 4500 ओपनिंग WIP था, 1000 हमारे पास यूनिट इंट्रोड्यूस थी। एवरेज मेथड के अंदर हमें इस पर दिमाग नहीं लगाना होता, हमारा सीधा सा होता है बन के क्या तैयार हुआ है। तो 39,500 बना 100%। 55,000 नॉर्मल लॉस हो गया, 1000 एबनॉर्मल लॉस है, 180 उसकी परसेंटेज है। क्लोजिंग WIP 100 और 80 की परसेंटेज में है। ये हमारे पास मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट, ये लेबर एंड ओवरहेड की इक्विवेलेंट यूनिट आ गई। अब हमारे पास जो मटेरियल है उसे मटेरियल में, जो लेबर है उसे लेबर में जोड़ देंगे। एवरेज मेथड यही कहता है। तो ओपनिंग WIP का मटेरियल करंट मटेरियल में जोड़ दिया, लेबर लेबर में, ओवरहेड ओवरहेड में जोड़ दिया। टोटल के कॉलम की कोई जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड किया, कॉस्ट पर यूनिट निकल आई। अब जितनी यूनिट हमारी ट्रांसफर हुई है उनके ऊपर तो हमारी मटेरियल लेबर ओवरहेड पूरा लग गया। जो क्लोजिंग WIP है उसके अंदर मटेरियल 1000 यूनिट पर, सॉरी एबनॉर्मल लॉस में 1000 यूनिट पर, लेबर ओवरहेड में 800 यूनिट पे लगाए। आप इसको एक साथ दिखा सकते हैं 800 यूनिट, और इन दोनों को जोड़ के दिखा दीजिए। 4.526 प्लस 13.579 सीधे 18.105 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम ऐसे ही क्लोजिंग WIP 9,000 यूनिट पे मटेरियल पूरा, लेबर ओवरहेड दोनों को जोड़कर एक बार में दिखा सकते हैं। फिर प्रोसेस वन हमारे पास बनकर तैयार हो गया। सिंपल एकदम, इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका ईयरली प्रोडक्शन 40,000 यूनिट है। हर यूनिट के लिए 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगेगा। तो हमें पूरे साल का जो रॉ मटेरियल है रिक्वायरमेंट है वो भी 40,000 किलोग्राम हो गई। ओके। कह रहे हैं हमारे पास ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा है 1000, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 1000। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 20 रुपए पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर एनम हो गई हमारे पास 20 रुपीज। कह रहे हैं लीड टाइम 36 डेज लगता है, और सेफ्टी स्टॉक 1000 किलोग्राम का हम कैरी करते हैं। रॉ मटेरियल मेंटेन बाय द कंपनी एज 1000 किलोग्राम एज सेफ्टी स्टॉक। आगे हमें डिस्काउंट का स्ट्रक्चर दिया है कि 8,000 किलोग्राम का ऑर्डर दोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं, 6,000 से 8,000 दोगे इतना। ये डिस्काउंट का स्ट्रक्चर हमें दे दिया। सबसे पहले कह रहे हैं आपको रीऑर्डर पॉइंट बताना है, यानी ROL बताना है। तो ROL के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम, और दूसरा है एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम नहीं है, सिर्फ एक सीधा लीड टाइम दिया गया है। तो यही लीड टाइम एवरेज है, यही मैक्सिमम, यही मिनिमम। तो हम एवरेज करके कर सकते हैं इसे, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है। तो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम 40,000 किलोग्राम पूरे साल में यूज होता है। क्वेश्चन ने कहा है 30 दिन एक महीने में लेने हैं, जिसका मतलब पूरे साल में 360 दिन हुए। एक महीने में 30 तो 12 महीने में 360। तो 360 दिन में 40,000 किलोग्राम यूज होता है, एवरेज कंजम्पशन आ गई। एवरेज लीड टाइम 36 डेज है, प्लस 1000 किलोग्राम आपका सेफ्टी स्टॉक है, 5000 किलोग्राम आपके पास आ गया ROL। ठीक है। सेकंड कह रहे हैं एक स्टेटमेंट बनाइए जिसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज दिखानी है आपको आफ्टर कंसीडरिंग द डिस्काउंट ऑफ द कंपनी। इलेक्ट टू प्लेस 1, 2, 4 और 5 ऑर्डर। ऑर्डर इन्होंने खुद बता दिए। तो हमारे पास अगर हम एक ऑर्डर में सामान मंगवाएंगे, पूरे साल में 40,000 मंगवाना है, तो आप एक ही बार में 40,000 मंगवा लोगे। अगर दो ऑर्डर में मंगवाओगे आप तो आप एक बार में 20,000 मंगवाओगे। अगर 4 ऑर्डर में मंगवाओगे आप तो 10,000 करके मंगवाओगे। और अगर 5 ऑर्डर में मंगवाओगे तो आपको मंगवाना पड़ेगा 8,000 किलोग्राम एक बार में। 5 बार में 40,000 किलोग्राम हो जाएगा, टोटल 40,000 मंगवाना है। अब अगर आप एक बार में 40,000 मंगवाते हो तो आप कौन से डिस्काउंट स्लैब में आ गए, यहाँ पर, तो आपको 40,000 की डिस्काउंट मिल जाएगी। अगर आप 20,000 मंगवाते हो तो आप इस स्लैब में आ गए, आपको 32,000 की डिस्काउंट मिल जाएगी। अगर आप 10,000 मंगवाते हो तो इस स्लैब में आ गए, आपको 20,000 की डिस्काउंट मिल जाएगी। और अगर आप 8,000 मंगवाते हो तो आपको 4,000 की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगी।
तो अब हम इसकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट लेंगे और उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गए इनका ROQ अलग अलग, ये ऑर्डर साइज आ गया। पहले हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट ले ली 1000, 2000, 4000, 5000, एक ऑर्डर का 1000 है, तो 2 के 2000, 4 के 4000, 5 के 5000, ठीक है। फिर इसके बाद में कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हाफ ऑफ ROQ मल्टीप्लाई बाई सी है आपका 20 रुपए, पहले वाले केस में 40,000, तो 40,000 डिवाइड बाई 2 20,000 हो गया, मल्टीप्लाई 20 80,000 आ गया। 40,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20 4 लाख आ गया, सॉरी, तो ये 4 लाख आ गया। ऐसे ही दूसरे का हाफ ऑफ 20,000 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 20,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आपके पास 2 लाख रुपए आ गया। ऐसे ही दोनों का निकल गया, फिर इसमें से डिस्काउंट माइनस की और टोटल कॉस्ट आपके पास निकल कर आ गई नेट ऑफ डिस्काउंट। इसमें इन्होंने सेफ्टी स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट नहीं ली है। RTP MTP में जब भी आता है इसकी कैरिंग कॉस्ट नहीं लेते, ये मानते हैं कि सेफ्टी स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट सब जगह सेम रहेगी। सेफ्टी स्टॉक है 1000 किलोग्राम, 20 रुपए उसकी कैरिंग कॉस्ट है, तो 20,000, तो सब में ही 20-20,000 जुड़ेंगे, तो कंपैरिजन के लिए कोई फायदा नहीं है। तो ICI सेफ्टी स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट को जब भी हम कहीं कंपैरिजन करते हैं उसे इग्नोर कर देता है। आप अगर वो लेंगे तो ये 20-20,000 रुपए बढ़ जाएगा, नंबर आपको तब भी पूरे मिलेंगे, नहीं लेंगे तो ICI हमेशा अवॉइड ही करता है। इसके बाद में क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट है, आप बताइए आपको कितने नंबर ऑफ ऑर्डर देना चाहिए और EOQ को भी एक बार कंसीडर कर लेना। तो हमें अभी जो दिख रहा है वो नंबर ऑफ ऑर्डर देने चाहिए हमें 5, क्योंकि 5 ऑर्डर पे हमारा खर्चा 81,000 है, जिसने सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट नहीं ली। तो अभी तो 5 आ रहा है, अब EOQ को और कंसीडर करके देख लेते हैं। तो √2 ए है हमारे पास 40,000, ओ है हमारे पास 1000, सी है हमारे पास 20, 40,000 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 20 और ये √, तो 2000 किलोग्राम हमारे पास आ गया। अब इसकी ऑर्डरिंग कैरिंग 40,000 किलोग्राम मंगवाना है, 2-2 हजार करके मंगवाओगे, 20 ऑर्डर हो गए, एक ऑर्डर के 1000 है, तो 20,000 तो हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। अब इसकी कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ ROQ मल्टीप्लाई बाई सी, तो ये हो गया हमारे पास 20,000 रुपए हो गई इसकी कैरिंग कॉस्ट। सेफ्टी स्टॉक की भी कैरिंग कॉस्ट लेनी चाहिए थी, पर इन्होंने इसमें कंसीडर नहीं की, तो हम भी यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे। अगर यहाँ कंसीडर होती तो यहाँ पर भी कंसीडर करते कि भाई 1,000 यूनिट 20 रुपए से 20,000 रुपए और जोड़ो इसमें। अब डिस्काउंट कितनी मिलेगी वो देखते हैं। अगर आप 2,000 किलोग्राम मंगवाते हैं तो आप किस डिस्काउंट स्लैब में आ रहे हैं, अप टू 6,000 कोई डिस्काउंट ही नहीं है, तो हम किसी भी डिस्काउंट स्लैब में नहीं आ रहे। तो अगर आप EOQ पर चलते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगी, तो ऑर्डरिंग मिली, कैरिंग मिली, डिस्काउंट इसमें से माइनस करनी थी तो -0, हमारे पास खर्चा आ गया 40,000। तो EOQ पे खर्चा 40,000 आएगा, यहाँ पे लोएस्ट खर्चा 81,000 आ रहा था, तो हम EOQ को फॉलो करेंगे क्योंकि वो 81 से भी सस्ता है। तो हम साल में कितने ऑर्डर देंगे, हम साल में 20 ऑर्डर देंगे, 2-2 हजार करके 20 बार मंगवाएंगे, वो हमें सबसे सस्ता पड़ेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, आजकल ICI इसको बहुत पूछता रहता है। इस क्वेश्चन के अंदर ये दो प्रोडक्ट दे देते हैं, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। यहाँ पर दो प्रोडक्ट दे दी, कभी दो पेन दे देते हैं, कभी दो पेंसिल, कभी दो बैग, कुछ भी ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे दो बैग दे दिए, प्रीमियम और स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीमियम और स्टैंडर्ड, ठीक है जी। इन दोनों का कंबाइंड खर्चा बता दिया पूरे साल का, मटेरियल, वेजेज, प्रोडक्शन ओवरहेड, कोई ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है। अब कहानी सुनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रीमियम बैग ट्वाइस दैट ऑफ स्टैंडर्ड बैग। तो प्रीमियम बैग की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डबल है स्टैंडर्ड बैग से। अब यहां पर बताया है कि प्रीमियम और स्टैंडर्ड की कितनी यूनिट बनी है, 60,000 और 180, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास प्रीमियम बैग की 60,000 यूनिट बनी है और 1,80,000 यूनिट बनी है स्टैंडर्ड बैग की। क्वेश्चन ने बोला है कि मटेरियल कॉस्ट प्रीमियम बैग पे डबल लगती है, तो अगर इस पर 1 रुपए लगती है तो इस पे 2 रुपए लगेगी। अब हमारे पास ये जो 12 लाख रुपए का खर्चा है, हमें ये इन दोनों में बांटना है, ये दोनों का जोड़ के दिया गया है, दोनों बैग्स का, इन दोनों का कंबाइंड दिया गया है। तो हमारे पास रेशो क्या बनेगा, 60,000 यूनिट बनी पी की, जिस पे डबल मटेरियल लगेगा, तो ये हो गया 2। इसको आप एक्स भी ले सकते हो कि इस पे एक्स लगेगा तो इस पे 2x लगेगा। तो ये रेशो बन गया कि 60,000 यूनिट पी की बनी जिस पे डबल लगेगा, 1,80,000 एस की बनी जिस पर सिंगल लगेगा। तो इनका रेशो हो गया 1,20,000 इज टू 1,80,000। अब खर्चा कितना बांटना है, 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए इस रेशो में आप बांट दीजिए 60 और
एक एक 20 और एक 80, 2:3 हो गया। 12 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 4,80,000 हो गया मटेरियल इसका, 7,20,000 हो गया मटेरियल इसका। ठीक है जी। अब लेबर का खर्चा बांटना है। जो देखिए कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड इज 60% दैट ऑफ प्रीमियम बैग। तो प्रीमियम बैग बनने हैं 60,000 और स्टैंडर्ड बैग बनने हैं 180। कह रहे हैं कि एक यूनिट के स्टैंडर्ड पर 60% खर्चा लगेगा प्रीमियम के कंपैरेटिवली। तो अगर प्रीमियम पर 1 रुपया लगेगा तो इस पर सिर्फ 60 पैसे लगेंगे। ये इनका रेशो बन गया। लेबर का खर्चा कितना है 672, तो 672 को हम इस रेशो में बांट देंगे। तो हो गया 60 और 1,08,000। ठीक है जी। 6,72,000 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 60, 2,40,000 इसके आ गए और 4,32,000 इसके आ गए। ये इनकी प्राइम कॉस्ट हो गई। ये आ गया 7.2 लाख और ये आ गया 11.52 लाख। ओके। बीच में एक पॉइंट दिया है कि 2% कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट को हम कर देते हैं इग्नोर, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अब कह रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वो आइडेंटिकल फॉर बोथ टाइप, वो दोनों के लिए एक जैसा है, यानी 1 रुपया पी पर, तो एस पे भी 1 रुपया लगा है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड है 288, इसको हम इस पे 1 रुपया, तो इस पर भी 1,80,000 पर भी 1 रुपया, इस रेशो में बांट देंगे। तो हमारे पास 2,88,000 डिवाइड बाई 240 इंटू 60, इसका हो गया 72,000 और इसका हो गया 2,16,000। ठीक है जी। 7,20,000 प्लस 72, ये हो गया 792 और 11,52 प्लस 216, ये हो गया 13,68। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है एडमिन ओवरहेड 200% ऑफ लेबर कॉस्ट है। देखो एडमिन ओवरहेड को अगर किसी भी ऐसे आइटम से लिंक किया जाता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर का हो, तो हम मानते हैं एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो लेबर कॉस्ट से लिंक करे, मटेरियल से लिंक करे या फैक्ट्री ओवरहेड से लिंक करे, फैक्ट्री कॉस्ट से लिंक करे, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानते हैं। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गए, ये लेबर कॉस्ट का 200% है। एडमिन ओवरहेड आ गए लेबर के 200%, तो 240 के 200 480, 432 के हो गए 864। ठीक है जी। ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 792 480 1272 और 1368 प्लस 864, ये हो गए 2232। ओके जी। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट 1 रुपए प्रीमियम बैग की है, स्टैंडर्ड बैग की बताई नहीं। यहां पर भी यूनिट सोल्ड सिर्फ प्रीमियम बैग की बताई है कि 60 में से 54 बिक गई, 6,000 क्लोजिंग स्टॉक में है, स्टैंडर्ड की बताई नहीं। तो आईसीआई करता क्या है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आपसे निकलवाएगा, दूसरे की मांगता ही नहीं है। तो ये सिर्फ आपसे प्रीमियम की मंगवाएंगे, स्टैंडर्ड की मांगते ही नहीं है, तो एग्जाम में बनानी नहीं होती। लेकिन अगर ये पूरा दें इस क्वेश्चन को और इसकी भी यूनिट दे दें कि भाई जैसे 180 में से इसकी 18,000 मैं करता हूँ 160 बिक गई, 20,000 क्लोजिंग स्टॉक में रहेगी, तो पूरा स्टेटमेंट भी बन जाएगा। पर ठीक है आईसीआई मांगता ही नहीं, एक ही मटेरियल का मांग रहा है तो मांग लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस 30 रुपए है। आगे कह रहे हैं इस साल 50,000 की पेनल्टी लगी है, तो पेनल्टी एबनॉर्मल आइटम है, वो कॉस्ट में कंसीडर नहीं होता। तो आ जाइए, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं प्रीमियम का। ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था, तो 60,000 में से 6,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में है, तो 10% क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया 200। 1272,000 माइनस 10%, ये आ गया 1144,800। इसमें सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट है 1 रुपए, 54,000 की सेलिंग कॉस्ट आ गई। ये आ गया 1198,800। इसको आपने बेच दिया 30 रुपए के रेट से, तो 54,000 यूनिट 30 रुपए के रेट से 16,20,000 और इसमें से हटा दिया 1198,800, 421,200 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो इन्होंने इसके अंदर मांगा है इसमें कि हमें कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट पर यूनिट और टोटल प्रॉफिट आपको बताना है। तो इसमें एक पर यूनिट का कॉलम हम साथ में और बना देंगे और ये हमारा काम हो जाएगा।
आ जाइए, पर यूनिट का कॉलम साथ के साथ आपको बनवा देता हूँ इसमें। आपने जो बनाई है वो बनाई है 60,000 यूनिट, 60,000 से डिवाइड करते जाइए। 80 रुपये, 40 रुपये, 120 रुपये, नहीं 8 रुपये, 4 रुपये, 12 रुपये, 1 रुपये 20 पैसे, 13.2, 4 रुपये, 8 रुपये, 21.2। क्लोजिंग स्टॉक की कोई वैल्यूएशन नहीं होती, 21.2। अब 54,000 से डिवाइड करेंगे इसके बाद, जैसे ही COGS आ गया अब 54,000 से डिवाइड होगा, उससे पहले 60,000 से डिवाइड करना था। 1 रुपया, 23.2, 30 रुपये में बेच दिया, 6.8 का प्रॉफिट। ये हमारे पास पर यूनिट का कॉलम यहाँ पर बन गया। यहाँ पर 1 रुपया कहीं पे मैंने गड़बड़ कर दी है, कहाँ कम कर दिया, अच्छा ये यहीं का है 22.2 और ये हो गया 7.8। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद में होटल वाला क्वेश्चन है, बूस्टर में ये बहुत बार करवाया हुआ है, सब जगह करवाया हुआ है, बार बार पूछते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक हिल स्टेशन है, उस पर 200 रूम है। ठीक है जी, ये जो होटल है ये 6 महीने सीजन रहता है इसमें और 6 महीने ऑफ सीजन रहता है। ठीक है, टोटल 200 रूम है और 12 महीने की या 360 दिन की कहानी है। कह रहे हैं 6 ऑफ सीजन मंथ रहेंगे जो विंटर के हैं, तो ऑफ सीजन विंटर में है। ओके जी, कह रहे हैं मैनेजमेंट चाहता है कि वो 20% प्रॉफिट कमाए रूम रेंट पर। पूरे साल की कहानी यहाँ पर आपको बताई जा रही है। ऑक्यूपेंसी 80% रहेगी सीजन में और ऑफ सीजन में 40%। तो सीजन में 80% ऑक्यूपेंसी रहेगी, यानी 160 रूम ऑक्यूपाई होंगे। 80% कितने दिन, ये 6 महीने तक 30 दिन तक होंगे। तो कितने रूम हो गए, 160 इंटू 6 इंटू 30, 28,800 रूम डेज हो गए। ओके, अब ऑफ सीजन के अंदर कह रहे हैं 40% ऑक्यूपेंसी रहेगी, तो 200 का 40% हो गया 80 रूम, 6 महीने 30 दिन। यहाँ पर कितने हो गए, 80 इंटू 6 इंटू 30, 14,400 हो गए। अब जो आप रेंट लेने वाले हो, रेंट हम लेने वाले हैं यहाँ पर कंसेशनल रेट, दिस इज दिस। कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऑफ सीजन की बात चल रही थी, हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज, आधा रूम रेंट चार्ज किया जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप इक्विवेलेंट किसको बनाना चाहते हो। अगर आप ऑफ सीजन को 1 मानते हो तो ये 2 हो जाएगा, और अगर इसे 1 मानते हो तो ये 0.5 हो जाएगा। कैसे ही बनाइए, फाइनल आंसर सेम रहता है। तो हम ले लेते हैं ऑफ सीजन रूम को कि ये 1 है, तो 14,400 रूम हो गए इसके, और इसके इक्विवेलेंट हो गए 28,800 इंटू 2, 57,600। दोनों को जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रूम डेज आ गए 72,000 ऑफ सीजन के। मैंने ऑफ सीजन के इक्विवेलेंट रूम डेज निकाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये खर्चा दे रहे हैं, कह रहे हैं हमने होटल में 300 लाख लगाए हुए हैं, जिसमें से 80% यानी 240 लाख तो हैं बिल्डिंग के, और बचा हुआ बैलेंस है फर्नीचर का, तो 60 लाख है फर्नीचर का। ओके, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने दिया है डेप्रीशिएशन, कह रहे हैं बिल्डिंग पे 5% और फर्नीचर पे 15% डेप लगा देना। तो 4 लाख का डेप हो गया फर्नीचर पर, और 240 लाख का 5%, 12 लाख का डेप हो गया बिल्डिंग पर। ठीक है जी, नहीं इसका भी 60 लाख का 15%, 9 लाख रुपए का हो गया इस पर। 12 लाख का डेप ही आ गया, 9 लाख रुपए का डेप ही आ गया। इसके अलावा एक्सपेंसिव यहाँ पर दे दिए सारे के सारे, ये ऐसे के ऐसे जुड़ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना। अब इसके बाद में क्वेश्चन ने बोला है रूम अटेंडेंट को 15 रुपए एक रूम के एक दिन के मिलते हैं जब रूम ऑक्यूपाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने रूम ऑक्यूपाइड हुए थे, 28,800, यहाँ पर 14,400, तो 28,800 14,400 इंटू 15, 6,48,000 रुपए रूम अटेंडेंट को चले जाएंगे। एक दिन का 15 रुपए लेता है वो। ओके, इसके बाद में अगला खर्चा है लाइट का। लाइट का खर्चा है 110 रुपए पर रूम एक महीने का, एक्सेप्ट 4 मंथ इन विंटर। विंटर ऑफ सीजन है, तो ऑफ सीजन के 4 महीने में ये 30 रुपए हो जाता है। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पर कितने रूम, 160 रूम, 6 महीने, रूम की लाइट का महीने का खर्चा 110, यहाँ पर आपके पास 80 रूम। इस 80 रूम में से 2 महीने तो सेम टू सेम चलेगा, लेकिन बचे हुए 4 महीने जो विंटर के हैं उसमें सिर्फ 30 रुपए का बिल आएगा एक महीने का। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया।
160 रूम 6 महीने तक 110 रुपए, ये हो गया 105,600। और यहाँ पर 80 रूम 2 महीने 110 रुपए देंगे, 17,600 रुपए। और 4 महीने वही रूम, 80 रूम 4 महीने 30 दिन 30 रुपए देंगे, 9600। इन तीनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी 17,600 और 105,600। तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई 132,800। तो 132,800 हमें निकालना था, रूम अटेंडेंट का हमें निकालना था, डेप्रीशिएशन 12 और 9 लाख रुपए हमें निकालना था, बाकी सब कुछ गिवन है। आ जाइए। यहां पर हमारे पास रूम अटेंडेंट 648 आ गए, लाइटिंग 132,800 आ गई, डेप्रीशिएशन 12 और 9 लाख रुपए आ गया, बाकी कॉपी पेस्ट है। तो ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को 80% से डिवाइड करेंगे, सेल का 20% प्रॉफिट चाहते हैं, तो हमारे पास सेल निकल आएगी, ये आ गया 57,13,750। हमारे पास इक्विवेलेंट रूम आए थे ऑफ सीजन वाले 72,000, 57,13,750 डिवाइड बाई 72,000। तो ऑफ सीजन का रेंट हो गया 79.357, और सीजन का रेंट इसका डबल 158.715 निकलकर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 79.36 और 158.72 निकलकर आ गया कॉस्ट की एमटीपी में। इसके बाद एक क्वेश्चन ही थ्योरी का है, कॉस्ट की एमटीपी खत्म। तो एमटीपी अच्छी है, एक बार करके जाना चाहिए। आप सभी लोग को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, सभी को टाटा बाय बाय।